भारत की खुशहाली का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। ये विचार हैं उस महान नेता के जिसने जीवन भर सोते जागते एक ही सपना देखा, देश के किसान और मजदूर के दुख दर्द को दूर करने का सपना, दलितों पिछड़ों को सामाजिक न्याय और सम्मान दिलाने का सपना। ये महान नेता थे चौधरी चरण सिंह। गाजियाबाद जिले के सीमांत पर बहती है हिंद नदी। इसी नदी के किनारे गाजियाबाद जिले की जनता ने नौजवान चरण सिंह के नेतृत्व में नमक बनाकर गांधी के पारित्र यज्ञ में अपनी हिस्सेदारी निभाई। युवक चरण सिंह को 6 मास की सजा हुई और इसके साथ ही शुरू हुआ फरारी और जेल यात्रा का सिलसिला। उन्हीं यादों के झरोखों से उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री देवी। 6 महीने की जेल हुई थी और सबको ये कहते थे कि हम देश के लिए जेल जा रहे हैं, हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, इसलिए किसी को शोक मनाने की ये जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो हंसी खुशी जेल जा रहे हैं क्योंकि देश को स्वतंत्र कराना है। 1948 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने उनकी कर्मठता और कार्यकुशलता से प्रभावित होकर उन्हें जमींदारी उन्मूलन विधेयक तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। 1 जुलाई 1952 का दिन किसानों को जमींदारी के शिकंजे से मुक्ति मिली। उनके मुक्तिदाता थे चौधरी चरण सिंह। जमींदारी उन्मूलन विधेयक के जरिए चौधरी साहब ने कानून बनाया जिसकी जोत उसी की धरती। कृषि और राजस्व मंत्री के रूप में 1953 में चौधरी साहब ने चकबंदी कानून पारित कराया जिसका दोहरा लाभ किसानों को हुआ। पहले की अपेक्षा कम खाद, पानी और देखरेख के बाद भी उनके खेत लहलहा उठे। इमरजेंसी के अंधेरे दौर के बाद 26 मार्च 1977 को अस्तित्व में आई जनता सरकार चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री के रूप में शामिल किए गए। यह पद महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के बाद सरकार में दूसरे नंबर का पद था। 23 दिसंबर 1978 चौधरी साहब का 77वां जन्मदिन। आज दिल्ली के बोट क्लब पर हुई ऐतिहासिक किसान रैली में देश के कोने कोने से लोग उमड़ पड़े थे अपने नेता को जन्मदिन की मुबारकबाद देने और दुनिया को दिखाने कि चौधरी चरण सिंह की असली ताकत है उनके पीछे खड़े लाखों करोड़ों हाथ। चौबीस जनवरी 1989 को चौधरी चरण सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए। साथ ही उन्हें वित्त मंत्रालय भी सौंपा गया। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो बजट पेश किया वो परिचायक था उन आर्थिक नीतियों का जो पूरी तरह गांव और लघु तथा कुटीर उद्योग धंधों के विकास को समर्पित थी। श्री चरण सिंह ने कहा कि गरीबी और बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना होगा और विभिन्न हस्तचालित उद्योगों को फैलाना होगा। 28 जुलाई 1989 देश के प्रधानमंत्री पद पर किसान का बेटा आसीन हुआ जो देश के दरिद्र नारायण को गांधी की नजर से देखता था। 15 अगस्त 1989 आजादी की इस 32वीं सालगिरह पर नजारा ही कुछ और था। आज लाल किले की प्राचीर से दलितों और शोषितों का पक्षधर बोल रहा था। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तिदार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। स्वतंत्र भारत का ये 5वां प्रधानमंत्री गांव, खेत
और खलियान की भाषा बोल रहा था और आह्वान कर रहा था एक ऐसे पुरुषार्थ का जो नैतिकता और ईमानदारी से परिपूर्ण हो, भावी भारत के उत्थान के लिए। अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके देश उठेगा। चौधरी साहब के सपने अभी अधूरे थे। किसानों के दुखों को दूर करने के सपने, पिछड़े और दलितों को सामाजिक न्याय और इज्जत दिलाने के सपने, बेरोजगारों को काम मुहैया कराने के सपने, इन सारे सपनों को पूरा करने का संघर्ष अभी बाकी था। लोगों की नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। निराशा के इस अंधकार में उन्हें आशा का एक ज्वाजल्पमान पुंज दिखाई दिया। वो हैं चौधरी अजीत सिंह। सब्सिडी किसने शुरू की थी याद है? या बुजुर्गों को याद होगा, नौजवानों को नहीं मालूम होगा। जब चौधरी साहब वित्त मंत्री बने दिल्ली में, तब खाद पे सब्सिडी शुरू हुई, उसके पहले कोई सब्सिडी नहीं थी। 122 रुपए यूरिया कट्टे का दाम था, चौधरी साहब ने घटा के 75 रुपए दाम कर दिया। बिजली पे कोई सुविधा किसानों को नहीं मिला करती थी। जब चौधरी साहब वित्त मंत्री बने, तब किसानों को बिजली पे 15%। और ऐसा होता क्यों ना? भारतीय संस्कृति का नियम है कि पिता का कर्ज पुत्र चुकाता है। चौधरी चरण सिंह पर जनता के प्यार का कर्ज बाकी था। उसी कर्ज को चुकाने का भार और चौधरी साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अजीत सिंह ने अपने कंधों पर ली है। जनता भी अपने इस नौजवान नेता के स्वागत को उमड़ पड़ी। स्वागत, वंदन, अभिनंदन झूम कर गा उठी जनता। चलो बढ़े चलो अजीत सिंह, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो अजीत सिंह, बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पथ पे तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो अजीत सिंह तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। सितंबर 1987 जनता के इस नए नायक ने मेरठ के प्यारेलाल शर्मा स्मारक से आरंभ की जन जागृति यात्रा लखनऊ की ओर। इस यात्रा के मुद्दे थे सांप्रदायिक सद्भाव का संकट, भ्रष्टाचार, किसानों और हरिजनों का उत्पीड़न, महंगाई की मार। देश को जगाओ तुम, शक्ति तेरे हाथ है, देश को जगाओ तुम। 700 किलोमीटर से लंबी इस पदयात्रा में जनता ने अजीत सिंह का भारी स्वागत किया। गांव, कस्बों के गरीब किसानों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों ने अपने इस नए चौधरी को जी भर का स्नेह दिया, सम्मान दिया और दी ऐसी ताकत जो किसी भी जनसंघर्ष के लिए जरूरी होती है। चौधरी अजीत सिंह के संघर्ष का आह्वान रंग लाया। नवंबर 1989 राष्ट्रीय आम चुनाव में हुए देश के दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों के समर्थन से जनता दल सत्ता में आया। अजीत सिंह ने केंद्रीय उद्योग मंत्री के रूप में शपथ ली। उद्योग मंत्री के रूप में अजीत सिंह ने किसानों के लिए अनेक काम किए। जनता दल सरकार ने बजट का 50% गांव के विकास पर लगाना तय किया। दलितों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने और उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा करने के लिए जनता दल सरकार ने उस मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जिसके गठन में चौधरी चरण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
राजनीति मुद्दों से हट गई। न किसानों के मुद्दे, न अक़लियत के मुद्दे, न पिछड़ों के मुद्दे। राजनीति का मतलब था धर्मों को लड़ाओ, जाति का नारा लगाओ, चुनाव में शराब और पैसा बांटो और एमएलए और विधायक और सांसद बन जाओ। और अगर आप इस तरह से चुनाव जीत सकते हो तो गरीबों की आवाज कोई उठाने वाला नहीं। आज यहाँ जो बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, किसानों का बहुत काम है, गर्मी भी बहुत है, कहीं ना कहीं आपके दिल में गुस्सा है, कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं आप मायावती से इस कदर तंग आ चुके हो कि सब कुछ सहने को तैयार हो, अब मायावती को सहने को तैयार नहीं। एक बदलाव की इच्छा है, खाली सिकंदराबाद में नहीं, पिछले 5-10 सालों में लोकदल पश्चिमी यूपी में सिमट के रह गया था। पिछले 4-5 महीनों में जो पूर्वांचल में गया हूँ, मैंने देखा है कि बदलाव की इच्छा उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति के दिल में है, क्योंकि सिर्फ पानी के ऊपर उतर चुका है। इतनी भ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान के किसी कोने में आजादी के बाद नहीं हुई होगी जितनी मायावती की सरकार है। हमारा आने वाला कल आज से बेहतर कैसे हो, ये आपको और हमें तय करना है। जिस तरह की सरकारें उत्तर प्रदेश में बनती रही हैं, शैली में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा। चाहे इससे पूर्व की सरकार रही हो, चाहे ये सरकार रही हो, जो बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के विकास के, और ऐसा विकास हो जिसमें सबकी भागीदारी हो पाए। जातिवाद का जो विष आज हमारे प्रदेश में विशेष तौर पे समाज में फैला हुआ है, उस पे अंकुश लग पाए और जन कल्याण की योजनाएं बने जिनका प्रभाव नीचे तक पहुंच पाए। एक स्वच्छ सरकार लोगों को मिले। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में जनता का फैसला इस पक्ष का होगा, और लोकदल की तो एक तरह से पहचान ही रही है। मैं बता रहा था अभी पूर्व में, चौधरी चरण सिंह जी की जो पहचान थी, जब जब वो मुख्यमंत्री रहे, जब जब उनकी कोई भी पद उन्होंने संभाला, उस पद की एक गरिमा थी और उन्होंने परंपराएं छोड़कर एक पहचान बनाकर उस पद को छोड़ा। मैं चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि अगर लोगों का समर्थन मिलेगा तो राष्ट्रीय लोकदल की जो सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, वो भी अपनी पहचान छोड़ के जाएगी। वादे, वादे और सिर्फ वादे। क्या ये वादे भी कभी पूरे होंगे? आज से ठीक 5 साल पहले भी हमसे किसी ने वादा किया था कि ये जो सरकार है गरीबों की है, दलितों की है और किसानों की है। जो ये 5 साल का इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, क्या उसमें किसानों की बात सुनी गई? किसानों के हितों का ख्याल रखा गया? झूठे वादे किए गए और किसानों से खेत जबरदस्ती अधिग्रहण कर उसे बिल्डरों के हाथों कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। बिल्डर उस पर बिल्डिंग बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और किसान आज भी बेबस है, लाचार है। जब किसान अपने हक मांगने की बात करता है तो राज्य सरकार उस पर गोली चलवाती है। ये सब आपको याद रखना है। कैसे भूलेंगे आप वो दिन? आपकी बहू बेटियों को जबरदस्ती पुलिस घर से उठाकर जेलों में बंद कर रही थी। क्या हम इसी दिन के लिए सरकार को चुनकर भेजते हैं कि जब हम अपने हक की बात करें तो सरकार हम पर गोली चलवाए? ये सब भाई और बहनों आपको तय करना है। जो आपने भट्टा पारसौल में देखा, एक आतंक का वातावरण बना दिया,
गांव में आग लगा दी, सब लोगों को वहां से भागना पड़ा। तो इसमें दो इशू है। एक तो इशू है क्या प्रजातांत्रिक सरकार इस तरह बिहेव करना चाहिए। जो भट्टा पासोल में आंदोलन हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि मायावती सरकार का जो व्यवहार है, जो अपने ही किसानों पे गोली चलाना, गांव को जलाना, एक बहुत बड़ा इशू वो है। दूसरा इशू ये कि ये बड़ी प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन की, और कहीं ना कहीं सारे देश में 1894 के लैंड एक्विजिशन बिल को यूज करके उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप जितने घोटाले देखेंगे पिछले 15-20 साल में, सब कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए हैं। मिलिट्री की जमीन लेके बेच दी, सरकारी जमीन लेके बेच दी, किसानों की जमीन लेके बेच दी, सब कहीं ना कहीं जमीन एक्विजिशन से कनेक्टेड है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सार्वजनिक हित के लिए सरकार जमीन ले सकती है। उस सार्वजनिक हित की परिभाषा सरकारों ने इतनी बड़ी कर दी कि गोल्फ कोर्स भी सार्वजनिक हित हो गया, फॉर्मूला 1 रेस कोर्स भी सार्वजनिक हित हो गया, सब चीज सार्वजनिक हित हो गई। तो कहीं ना कहीं उस बिल को बदलने की जरूरत है, उसको रिडिफाइन करने की जरूरत है, और फिर बाजार भाव कैसे तय किया जाए ये भी तय करने की जरूरत है। सब जानते हैं कि जो सरकारी दाम तय है जिले जिले में, उस पर कोई ट्रांजैक्शन न होता है न होने वाला है, और आप किसानों को वही दाम दोगे तो वो अन्याय है। कहीं ना कहीं किस लिए आप उसको इस्तेमाल करने वाले हो, जमीन को किस काम के लिए, उस आधार पे दाम तय होना चाहिए। फिर हमने बहुत सी चीजें ऐसी देखी है कि जमीन ले ली गई, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। तो एक प्रोविजन, एक सजेशन हमारा था कि 5 साल के अंदर अगर सरकार जिस लिए जमीन ले रही है वो उन्होंने काम नहीं किया तो जमीन किसान को वापस मिल जानी चाहिए। आज कितनी पार्टियां ये वादा करती हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको अच्छी सरकार देंगे। हमें याद करना होगा वो दिन जब देश के सर्वोच्च पद पर हमारे ही गांव से अपने दुलारे चौधरी चरण सिंह ने पदभार संभाला। तो लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पहले किसानों के हितों और उनकी स्थिति और उनके हालात के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने कहा, हमारा किसान कल से बेहतर कैसे हो। उनकी सोच थी, हमारे किसान का कल बेहतर कैसे हो। आज किसान अपने खेतों में अन्न उगाता है, सबको अन्न खिलाता है और खुद भूखे सो जाता है। ये कब तक चलेगा? क्या हम भूखे रहकर अपने खेतों से अन्न उगा पाएंगे? दोस्तों, ये आपको सोचना होगा कि जो झूठे झूठे वादे करके आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको आप सबक कब सिखाएंगे? आपने बार बार ऐसे लोगों को मौका दिया जिन्होंने आपकी पीठ में हमेशा खंजर घोंपने का काम किया। आपने ऐसे लोगों को मौका दिया जिन लोगों ने घोटाले पर घोटाला करके राज्य का खजाना खाली कर दिया। उन्हें अपना बर्थडे मनाने से फुर्सत नहीं है, और फुर्सत मिलती भी है तो बाकी समय में मूर्तियां लगवाने या पार्क बनवाने में मशगूल है। मूर्तियां बनवाने से क्या हमारा राज्य तरक्की करेगा? ये सब आपको और हमें सोचना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे पर राज करने वाले लोग ये कैसे भूल गए कि ये नारा सिर्फ जुबानी नारा ही रह गया है। ये हकीकत का जामा कभी नहीं पहन सका। अगर ये हकीकत में हुआ होता तो राज्य की ये दशा आज न होती। कहां गया वो वादा जो उन्होंने चुनाव के समय किया था? हम उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाएंगे। जो सरकार जनता को मुसीबत समझती है, उसे आपको दिखाना है कि मुसीबत क्या चीज होती है। आज आपको और हमको ये सोचना है, ये फैसला करना है कि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश सबसे खुशहाल और संपन्न राज्य कैसे बने। ग्रामीण क्षेत्र में आज रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ तो हमारी जमीनों पर वार हो रहा है और दूसरी तरफ जो हमारा भविष्य है, किसान के बेटे भी कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं, किसान के बेटे भी, मजदूर के बेटे भी IIT में दाखिला ले सकते हैं, उनके बेटे भी विज्ञान के क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं।
उनके बेटे भी खेलकूद के क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं। हुनर है, प्रतिभा है, लेकिन मौके नहीं मिल रहे। पहले लोग उत्तर प्रदेश की दुहाई दिया करते थे, लेकिन गलत लोगों के हाथों में हमने अपने राज्य को सौंप दिया और उन लोगों ने इसकी इतनी बुरी हालत कर दी कि आज ये सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बन गया है। आज हर राज्य तरक्की कर रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सारे राज्यों के मुकाबले नीचे खड़ा है। यहाँ किसानों की कोई बात नहीं करता। सिंचाई की समस्या कैसे दूर हो, किसानों का कैसे भला हो, इसकी ना तो कोई नेता और ना ही कोई पार्टी बात करती है। आज से 40 साल पहले से लेकर आज तक सिर्फ एक ही पार्टी है जो किसानों के हितों की बात करती थी, करती है और करती रहेगी। ये है आपकी अपनी और हमारी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल। किसान की आर्थिक स्थिति, किसान परिवार के आर्थिक स्थिति पर जो प्रकाश डाला गया, उन्होंने बताया कि औसत रूप से मासिक आमदनी छोटे वर्ग के किसान परिवार की मात्र 1578 रुपये, और जिसे हम कहते हैं कि बड़ा किसान, उसकी 8321 रुपये। ये दर्शाता है क्या गरीबी, क्या लाचारी और क्या उनकी पीड़ा। तो इसलिए सवाल मेरे मन में उठता है और बहुत लोगों के मन में उठ रहा है कि जो बजट पेश किया गया है उसने उन लोगों के लिए, उन नौजवान किसानों के लिए जो देश की सीमाओं पे, देश की अखंडता पे कोई आस ना आ पाए, अपनी कुर्बानी देते हैं जान की, और जीवन भर और ख़ास तौर से अपनी पूरी जवानी खेतों में देते हैं, खलिहानों में देते हैं, कि ताकि इस देश और पूरे दुनिया का वो पेट भर सके। आज आपके पास, हमारे पास ये मौका है अपनी ताकत का एहसास कराने का। तो उठिए और इनको अपनी ताकत का एहसास करवाइए। इनको बताइए कि बहुत हुआ, अब हम और बेवकूफ नहीं बनेंगे। अगर आज आप और हम सो गए तो 5 साल तक फिर हमें ऐसे ही लोगों की सरकार मिलेगी जो हमारी भावनाओं के साथ खेलेंगे, नहीं तो किसानों के ऊपर गोली चलवाएंगे। आज हमारी पार्टी केंद्र में यूपीए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हमारा पूरा समर्थन है कि केंद्र में यूपीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। केंद्र सरकार ने हमारी पार्टी के ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी सौंपी है, इसका हम लोग पूरे तन मन धन से पालन कर रहे हैं। जब जब देश के हित में हमारी और हमारी पार्टी की आवश्यकता होगी, हम और हमारी पार्टी उसका पूरे मन से निर्वहन करेंगे। प्रगतिशील और सभ्य समाज की नींव शिक्षा के माध्यम से रखी जा सकती है। आज हमारे देश में यही सबसे बड़ी चुनौती है कि गरीब परिवार के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो शिक्षा के खोज में जुटे हुए हैं, उनका परिवार उनको बेहतर शिक्षा दिलाने के अभियान में जुटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो वंचित रह जाते हैं। अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम उसी दिशा में मैं मानता हूँ एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस कानून के क्रियान्वयन के एक पहलू पे मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं मंत्री जी से। भारतीय संविधान में हमारे देश में जो परंपराएं हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसे पहचानते हुए जातिगत आधार पे
जो पीढ़ियों से जो शोषण होता है उसके पीड़ा को समझते हुए विशेष दर्जा दिया है जनजाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST और बैकवर्ड के लोग के कम्युनिटीज़ के लिए आरक्षण भी दिया गया है। इस पहलू पे ये कानून शांत है, यहाँ तक कि उन्होंने एक विशेष श्रेणी बनाई है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग की है। कानून में, अच्छे कानूनों में लचीलापन की आवश्यकता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको और अगर विकसित करते, परिभाषित करते तो इसके दुरुपयोग की जो छूट अब मिल रही है स्थानीय एजेंसीज को, सरकारों को, उचित नहीं मिल पाती। प्रत्येक राज्य में भूमि अधिग्रहण कानून होता है। एक नियम के तहत सरकार किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन इन सारे नियमों को ताक पर रखकर भूमि अधिग्रहण किया गया। क्या राज्य सरकार आपके खेतों का हालचाल लेने आई? कभी नहीं, उन्हें फुर्सत ही कहाँ है। आप अगर ज्यादा हक की बात करेंगे तो वो आपके खेतों को बिल्डरों के हाथों कौड़ियों के भाव बेच देंगी और आपको भूमिहीन कर देंगी। क्या आप ऐसे लोगों की सरकार बनते देखना चाहते हैं जो आपकी पहचान ही खत्म कर देना चाहती है? किसानों की पहचान होती है खेतों से। अगर किसान के पास खेत ही नहीं होंगे तो वो खाएंगे क्या और देश को क्या खिलाएंगे? ये सब आपको सोचना है कि ऐसी सरकार चाहते हैं या फिर किसानों की सरकार चाहते हैं। मैं ब्रज क्षेत्र से सांसद हूं और हमारे ब्रज को अगर आप देखें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, 3 प्रदेशों का और क्षेत्र सम्मिलित क्षेत्र माना जाता है। दुनिया भर का पर्यटक उस क्षेत्र में आता है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे देश में जो कुटीर उद्योग हैं, जो परंपरागत उद्योग हैं, मुरादाबाद में अगर पीतल का काम होता है जो प्रसिद्ध है, वहां क्यों नहीं हम पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित करें कि दुनिया के लोग आके देखें। जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो आगरा में लेदर का काम होता है, मेरे यहाँ सराफा बाजार है, सराफा जो चांदी का काम करते हैं, क्योंकि आप जाके देखें टर्की की अगर ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है, वहां टूरिज्म पे कोऑपरेटिव बनाए गए, वहां के जो लोग हैं जो अपने हाथों की कलाओं से काम करते हैं उनको कोऑपरेटिव में जोड़ा गया और दुनिया का पर्यटक वहां जाता है सिर्फ उस काम को देखने के लिए। हमारे यहाँ कितने ऐसे परंपरागत उद्योग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी मार्केटिंग के लिए भी सुविधा हो जाएगी। इसलिए जो हमारे इस तरह के जो परंपरागत छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए भी आप विशेष ध्यान दीजिए। और एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमने राष्ट्रीय स्तर पे पर्यटन के लिए एक नीति बनाई, लेकिन क्या हमने कोई मैपिंग करी है? मेरे ब्रज में ही कितने हजारों ऐसे स्थान हैं जिनकी एक अनोखा इतिहास है लेकिन कोई जानता नहीं, जो आज भी टूरिज्म कैलेंडर में नहीं, हम इनको जोड़ना चाहते हैं। शुक्रताल है, हस्तिनापुर है, गढ़गंगा का मेला का आयोजन होता है, कितने लोग आते हैं लेकिन वहां गिना नहीं जाता। मेरे वृंदावन में अर्धकुंभ मेला, लाखों लोग थे साहब, और प्रदेश सरकार से मैंने मांग करी थी, कुछ उसमें सुविधा नहीं मिल पाई थी। तो ऐसे जो आयोजन होते हैं इनको आप कैलेंडर बना के तथागत उनकी रैंकिंग करें और ये सार्वजनिक करें, जानकारी लोगों को बताएं कि ऐसे ऐसे स्थान हमारे देश में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के ही हक की बात की और अपनी आवाज को बुलंद रखा। वो हमेशा से यही चाहते थे कि कैसे हमारा गरीब किसान एक समृद्ध किसान बने। किसान की और कृषि के सामने जो समस्या प्रमुख रूप से मार्केट एक्सेस, मंडी तक किसान पहुंचाए और उसको अपनी उस मेहनत का, खून पसीने की वाजिब मूल्य मिले, इस कठोर धरती को कैसे अपने प्रेम से सींचने का काम देश का किसान और मजदूर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दाम नहीं मिल रहा। अब दुनिया में किसी भी उत्पादक को ले लीजिए, उसे अधिकार है, जो बेचना चाहता है लागत के आधार पर अपना मूल्य तय करता है। और जो स्वामीनाथन कमीशन का प्रस्ताव है कि 50% लाभकारी मूल्य किसान को दिया जाए, मेरी राय है, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस मांग को रखना चाहूंगा कि इसे गंभीरता से सरकार ले। तो ऋण प्राप्त करने की इस पूरी प्रणाली में सुधार लाने की, इसको सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि महाजन के चुंगल से किसान को छुटकारा मिल सके। साथ ही 4% सस्ते दरों पर देश के किसान और बुनकरों को कर्ज मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम साफ सुथरी और ईमानदार सरकार देना चाहते हैं। क्या ये सपना आप नहीं देखना चाहते? ये सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन इसके लिए आपको
आगे आना होगा। कौन कहता है कि सपने कभी पूरे नहीं होते? सपने पूरे होते हैं। सपने देखने के लिए सोना जरूरी है और सपने पूरे करने के लिए जागना जरूरी है।